नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। छात्रों, हम चर्चा कर रहे थे अपने पूर्व के वीडियो में नगरीय आकारिकी पर, अर्बन मॉर्फोलॉजी पर। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपसे साझा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी, नगरीय आकारिकी के प्रकार। नगरीय आकारिकी अर्बन मॉर्फोलॉजी को नगरों के विकास के स्वभाव के आधार पर दो भागों में रखा जा सकता है। पहला है अनियोजित आकारिकी, अनप्लैन्ड मॉर्फोलॉजी, और दूसरा है नियोजित आकारिकी, प्लैन्ड मॉर्फोलॉजी। प्रथम, जो नगर अनियमित तरीके से विकसित हो गए हैं वहां पर मिश्रित विन्यास, भद्दे मकान व गलियां भी विकसित हो जाते हैं। इनके विन्यास का कभी कभी कोई रूप भी परिलक्षित नहीं होता, जैसे पुरानी दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि के पुराने क्षेत्र। प्लैन्ड मॉर्फोलॉजी में दूसरे जो नगर आते हैं वे नगर जिनका निर्माण एक निश्चित योजना के साथ पूरा किया जाता है। यहाँ पर भूमि उपयोग के क्षेत्र व बनावट आदि में एक रूपता मिलती है। इनका गठन व स्वरूप बड़ा ही सुंदर व व्यवस्थित रहता है। इनका विन्यास भी कोई न कोई रूप लिए हुए होता है, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, गांधीनगर, भुवनेश्वर या वाशिंगटन आदि के उदाहरण। आइए बात करते हैं एलिमेंट्स एंड क्लासेस ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी पर, नगरीय आकारिकी के तत्व एवं वर्ग। नगर चाहे पुराने हो या नए, उनकी आकारिकी में दो तत्वों का समन्वय होता है। प्रथम मार्ग विन्यास, स्ट्रीट लेआउट, और दूसरा विन्यास के सहारे निर्मित क्षेत्र, बिल्ट अप एरिया अलोंग स्ट्रीट लेआउट। स्ट्रीट लेआउट मार्ग विन्यास प्रायः नगर के बसाव स्थान की प्राकृतिक दशा पर निर्भर करता है। वाराणसी नगर गंगा के अर्धचंद्राकार तट पर स्थित है। इस कारण वहां का मार्ग विन्यास गंगा के समानांतर व अर्धचंद्राकार है। इसी प्रकार पटना गंगा तट के समानांतर पतली पट्टी में बसा है, जिसके कारण सड़कें प्रायः गंगा के समानांतर लंबी लंबी फैली हुई हैं। शिकागो में यह मिशिगन झील के अनुरूप अर्धचंद्राकार रूप में फैल गया है। नियोजित नगरों में निर्मित क्षेत्र सुनियोजित मार्ग विन्यास पर विकसित हो जाते हैं। विन्यास के सहारे जो निर्मित क्षेत्र हैं, बिल्टअप एरिया अलोंग स्ट्रीट लेआउट, उन पर बात करें तो कार्यों का स्वरूपीय बसाव मानव की रचनात्मक प्रवृत्ति का परिणाम होता है। इस पर समय व नगर के भीतर स्थान की उपलब्धता, तथ्य वहां पर विकसित संस्कृति व संस्थानों के जुड़ाव का प्रभाव अंकित होता है। इन सब के प्रभाव से नगर की भीतरी कारिक इकाइयां, जो कि प्रादुर्भाविक प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं, पेचीदा अस्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। फिर भी कई नगरों में निश्चित कारिक व स्वरूपीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। जो शक्तियां कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को सम्मिलित रूप में विकसित होने का अवसर देती हैं तथा ये निश्चित पहचान की प्राप्ति करने के बाद उन शक्तियों को सहारा भी देती हैं। इसके फलस्वरूप एक निश्चित क्षेत्र किसी एक विशेष कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तथा उसे अन्य कार्य इकाइयों में अलग से सरलता से पहचाना जा सकता है। नगर की संरचना, प्रादुर्भाव, प्रक्रियाओं की भिन्नता
और उनके परिणाम स्वरूप नगर का संपूर्ण स्वरूपीय बसाव हमारे नगरों को 3 प्रकार के रूप और विशेषताएं बताता है। पहला, देसी काल में या पुराने विकसित क्षेत्र। दूसरा, ब्रिटिश काल के विकसित क्षेत्र। और तीसरा, नवीन विकसित या नियोजित क्षेत्र। आपको साझा किए गए पीडीएफ में इसमें जो भी संबंधित चित्र हैं, जो विभिन्न नगरों के विकसित स्वरूप या उनके विन्यास का चित्रण है, आप उस पर भी गौर करते हुए इस वीडियो के साथ उसको एसोसिएट करें अपने पीडीएफ को और इसका अध्ययन तब मिलाकर करें। पुराने विकसित क्षेत्रों की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय नगर पूर्णतया अनियोजित तरीके से विकसित हुए। अंग्रेजी काल में नगरों का विन्यास अपना एक अलग रूप प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र पुराने क्षेत्र से आमतौर पर रेल मार्गों या सड़क मार्गों के द्वारा अलग होता है तथा अलग प्रकार का सांस्कृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। ए इस्मेल्स ने बताया कि भारतीय प्राचीन नगर प्रारंभ में नियमित विन्यास रखने वाले थे, लेकिन समय के साथ वह इस स्थिति को नहीं बनाए रख सके। चाहे ऐसे नगरों का विकास दुर्ग के सहारे या उसके चारों ओर हुआ हो, या फिर शाही महल, युद्ध स्थल के चारों ओर। यह अव्यवस्थित रूप उन नगरों में भी देखने को मिलता है जो कभी गांव के रूप में उदित हुए हैं। वर्तमान में पुराने नगरों में ऐसे केंद्रीय क्षेत्र अत्यंत अव्यवस्थित आकार की मॉर्फोलॉजी रखते हैं। ब्रिटिश काल में जो विकसित क्षेत्र हैं उनमें सिविल लाइंस, कैंटोनमेंट या छावनी क्षेत्र तथा रेलवे कॉलोनियों की स्थापना। अंग्रेजों द्वारा नगर के पुराने घने क्षेत्रों से दूर अलग क्षेत्रों में की गई तथा उन्होंने यहीं पर अपने बंगले, कार्यालय, कचहरी, पार्क, खुले स्थान तथा खुली चौड़ी सड़कों की स्थापना की। कुछ नगरों में यहाँ बाजार भी विकसित हो गए थे। कानपुर का कलेक्टरगंज व मेस्टल मार्ग बाजार इसका उदाहरण है। यहाँ की इमारतों को देखने से पता लगता है कि यह क्षेत्र पूर्वी व पश्चिमी सभ्यताओं के मिलन क्षेत्र बन गए थे। आइए बात करें नवीन विकसित क्षेत्रों की। जहाँ तक नवीन नियोजित क्षेत्र का प्रश्न है, वह हमारे नगरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये नवीन विन्यास रिहायशी पड़ोसी इकाइयों, कॉलोनी, कार्यालय क्षेत्र, व्यापारिक उपक्षेत्र और औद्योगिक एस्टेट के रूप में दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पश्चात का विकास उपर्युक्त दोनों प्रकार के विकसित प्रारूप से हर क्षेत्र में भिन्नता रखता है। इन नवीन क्षेत्रों में भूमि का कोई भी गलत उपयोग नहीं किया गया है या भूमि को बेकार नहीं छोड़ा गया है। वर्तमान इमारतें बड़े बड़े सुंदर ढंग से तथा आधुनिक साज सज्जा के साथ बनाई गई हैं तथा यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं को नियोजित तरीके से जुटाया गया है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर इसके उदाहरण हैं। भारतीय नगरों की आकारिकी के जो एलिमेंट्स हैं उन पर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।